मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से करेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में संसद से सड़क तक हो रहे हंगामे के बीच आज मल्लिकार्जुन खड़गे हेराल्ड हाउस इमारत में पहुंचे। ईडी की टीम के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हेराल्ड हाउस पहुंचे। खड़गे से हेराल्ड हाउस के भीतर पूछताछ चल रही है। ईडी ने कल ही नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के कुछ हिस्से को सील भी कर दिया था, यानी यंग इंडियन का जो दफ्तर था उसको सील कर दिया गया था। उसके बाद शाम के समय जब खबर पहुंची कि कांग्रेस मुख्यालय पर ईडी की रेड हो सकती है, उसके बाद तमाम कांग्रेस के बड़े नेता फटाफट एकत्रित होने लगे, एक प्रदर्शन किया गया और अब हेराल्ड हाउस में मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ चल रही है। शेयर पैटर्न की तलाश की जा रही है ईडी के द्वारा। शेयर होल्डर से जुड़े दस्तावेजों की छानबीन चल रही है और हेराल्ड हाउस पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ईडी की टीम उनके साथ मौजूद है। यंग इंडियन का जो दफ्तर है उसको कल सील कर दिया गया था ईडी के द्वारा। खबर यह भी थी कि कल शाम को कांग्रेस मुख्यालय में रेड हो सकती है ईडी की। उसके बाद भारी हो हल्ला हो हंगामा और प्रदर्शन हुआ था। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और अब आज मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ईडी की टीम हेराल्ड हाउस में मौजूद है। उनसे पूछताछ चल रही है। जो शेयर पैटर्न है उसकी तलाश की जा रही है ईडी के अधिकारियों के द्वारा। खड़गे साहब क्या कहेंगे जो पूरा आरोप लग रहा है हेराल्ड पे? खड़गे साहब by enforcement directorate, they are saying that you were not. I told in the parliament. So, but they are saying you were not present in the office, and this is the reason they had to put up the notice. What do you have to say on that, Mr. Kharge? Mr. Kharge. So there you see, Mallikarjun Kharge has reached. और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी, आप बहुत करीब से ईडी की जांच पर नजर रखते हैं हमेशा। अब आज मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ चल रही है, क्या खबर आपके पास निकल कर आ रही है? क्योंकि शेयर पैटर्न का अंदाजा लगाने की उस जांच की तरफ ईडी अब आगे बढ़ रही है। बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं, ईडी अब उस वस्तु स्थिति की तरफ बढ़ रही है जो इस चीज़ का मेन फोकस है। ईडी को तलाश है उन शेयर होल्डर्स पैटर्न की कि जिसके आधार पर यंग इंडियन को एजेएल का पूरी तरह से स्वामित्व वाला हक मिला। ईडी इन दस्तावेजों में वो चीज़ तलाश कर रही है कि जिन लोगों को शेयर धारक दिखाया गया है वो वास्तव में शेयर होल्डर हैं भी या नहीं, और क्या वास्तव में जो सारे के सारे शेयर होल्डर हैं वो अब किन लोगों के पास है। पूरे सारे के सारे शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इन दोनों के अलावा और किन किन लोगों के पास शेयर पैटर्न है। दूसरी अहम बात है कि जो एजेएल से होने वाली कमाई है क्या उसका कोई विदेशी लिंक है, क्योंकि एजेएल और यंग इंडियन से जुड़े हुए कई पदाधिकारी विदेशों में हैं, तो क्या इसकी कमाई का कोई विदेशी लिंक तो नहीं है। और साथ ही 90 करोड़ का जो लोन कांग्रेस ने एजेएल को दिया था उसकी भी तलाश की जा रही है। मैं अपने कैमरामैन मनीष से कहूँगा कि वो दिखाएं। आप जो सामने शोभना देख रही हैं ऑफिस, ये हेराल्ड हाउस का मुख्य मेन गेट है और इसमें नीचे तो पासपोर्ट का ऑफिस है, लेकिन इसके ऊपरी वाली मंजिल पर नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है जो अब यंग इंडियन का ऑफिस कहा जाता है। ये ऑफिस पहले लखनऊ में था और अब ये ऑफिस वापस दिल्ली आ गया था। अब ये भी तलाश की जा रही है, ये भी पूछताछ हो रही है कि ये किसके कहने पर ये ऑफिस लखनऊ से दिल्ली लाया गया था। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को तलाश है उन दस्तावेजों की, उन शेयर होल्डर्स की कि जो वास्तव में शेयर होल्डर हैं भी या नहीं, और अब पूरे 100% शेयर किन किन लोगों के पास हैं उन दस्तावेजों की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तलाश कर रहा है। शोभना, छोटा सा जवाब और चाहूंगी ओम प्रकाश आपसे। आज मल्लिकार्जुन खड़गे का नंबर आ गया, सोनिया गांधी राहुल गांधी से पूछताछ हो ही चुकी है, क्या कुछ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया जा सकता है ईडी के द्वारा? बिल्कुल शोभना, ईडी सूत्रों का कहना है कि इस मामले में कांग्रेस से जुड़े एक बहुत ही बड़े अहम आदमी से पूछताछ की तैयारी चल रही है और आज की छापेमारी के दौरान उस आदमी से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं, जो कि मैंने आपको शेयर पैटर्न के तौर पर बताया है। बेसिकली अगर आज की इस तलाशी के दौरान शेयर पैटर्न में उस शख्स का नाम आया तो उस बहुत बड़े शख्स को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ के लिए बुला सकता है। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी ओम प्रकाश तिवारी दे रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस के कुछ और बड़े नेताओं को भी ईडी सम्मन भेज सकती है, यानी पूछताछ के लिए बुला सकती है। समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से ये बड़ी खबर। मुंबई के पत्राचौल घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत ईडी की हिरासत में है और खबर यह आ रही है कि इसी घोटाले में ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी सम्मन किया है। पत्राचौल घोटाले से जुड़े मामले में वर्षा राउत को अब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। संजय राउत से 8 से 10 घंटे पूछताछ की गई, उसका हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तारी। अब वर्षा राउत जो कि संजय राउत की पत्नी है, ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। संजय राउत की जो ईडी रिमांड है वो 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई
है आज कोर्ट के द्वारा और अब जो उनकी पत्नी है वर्षा राउत, उनको सम्मन किया है ईडी ने पूछताछ के लिए। तो संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी अब ईडी के सामने पेश होना होगा, पूछताछ की जाएगी। पत्राचौल से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जो संजय राउत के दोस्त हैं उनकी पत्नी और संजय राउत की पत्नी के बीच में काफी पैसे का लेन देन है और इसी को लेकर ये पूछताछ होगी। सूरज ओझा का मैं रुख करना चाहूंगी। सूरज ओझा, अब वर्षा राउत से पूछताछ होनी है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से गंभीर आरोप लगे थे कि वर्षा राउत के अकाउंट का इस्तेमाल कई बार पैसों के लेन देन के लिए किया गया था, इसी वजह से वर्षा राउत से पूछताछ की जाएगी। कल सुबह 11 बजे वर्षा राउत को ईडी कार्यालय आना है और अपना पक्ष रखना होगा, क्योंकि तमाम चीजें हैं जो ईडी को जानना है, जैसे कि क्या वर्षा राउत अपने अकाउंट का इस्तेमाल खुद करती थी या फिर संजय राउत उनके अकाउंट का इस्तेमाल करते थे, क्या वो उनके अकाउंट का कंट्रोल उनके पास था या संजय राउत उसको अपने कंट्रोल में रखते थे। तो तमाम चीजों की जानकारी लेना काफी जरूरी है, क्योंकि संजय राउत की पत्नी है, संजय राउत को पत्राचार मामले में गिरफ्तार किया गया है। देखिए, आज और ट्रांजेक्शन की जानकारी ईडी ने कोर्ट को बताई थी, कहा कि करोड़ों रुपए कैश में इस्तेमाल किए गए हैं और कई सारे ट्रांजेक्शन है जो अलग अलग लोगों के पास से आए हैं या गए हैं, तो वो सारी चीजें वर्षा राउत के अकाउंट से हुई हैं। तो ये जानना काफी जरूरी है। इसी वजह से कल सुबह 11 बजे संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया। जी, तो बड़ी जानकारी, कल सुबह 11 बजे संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ईडी के दफ्तर पहुंचेगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। उनके खातों में जो मनी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको लेकर ये पूछताछ आगे बढ़ेगी। लेकिन मेरा सूरज ओझा आपसे सवाल ये है कि आप आज जब संजय राउत को ईडी की रिमांड मिली, यानी और 8 अगस्त तक उनको ईडी की रिमांड में रहना होगा, तो क्या उसका एक मुख्य मुद्दा यह भी था कि अब संजय राउत की पत्नी को बुलाया जाएगा और दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी? क्या ईडी ने इस तरीके की दलील आज कोर्ट में दी जब रिमांड को बढ़ाने की मांग हो रही थी? जी बिल्कुल, देखिए ईडी ने साफ तौर से कहा कि देखिए पहले तो उन्होंने 8 तारीख तक की कस्टडी की मांग की थी। बाद में उन्होंने कहा था कि अगर 10 तारीख कस्टडी मिल जाती है तो हम कई लोगों से पूछताछ कर पाएंगे, क्योंकि इस मामले में जो अलीबाग के लैंड ओनर्स हैं, इसके साथ साथ इस मामले से कनेक्टेड जिनके अकाउंट का इस्तेमाल हुआ है, तमाम चीजों का जिक्र आज ईडी ने कोर्ट के सामने किया और ये बताने की कोशिश की कि आखिर इनके स्टेटमेंट लेना क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए, जिसके पास पैसे गए हैं उससे पूछताछ करना जरूरी है कि आपको पैसे किस फॉर्म में मिले थे, कैसे मिले थे, किससे दिए थे, ताकि वो क्लियर हो जाए कि हाँ संजय राउत की तरफ से ही ये पैसे अलीबाग के लैंड परचेज के लिए गए थे। देखिए 10 लैंड पार्सेल्स खरीदे गए थे, जिसके लिए 8 रजिस्ट्रेशन कराए गए थे। तो तमाम चीजों की जानकारी लेने के लिए वर्षा राउत का स्टेटमेंट इससे जरूरी है, क्योंकि उनके अकाउंट का इस्तेमाल किया गया है और कई उनके साथ ज्वाइंट, ईडी ने पहले ही बताया था कि संजय राउत और वर्षा राउत के अकाउंट में करोड़ों रुपए गए हैं। तो देखिए, इनकी जांच करना जरूरी है कि पत्नी वो है तो क्या वो अपने अकाउंट का होल्ड खुद रखती थी या फिर संजय राउत ही उनके अकाउंट को ऑपरेट करते थे, कि महज वर्षा राउत के दस्तावेज का इस्तेमाल कर एक अलग से अकाउंट बनाया गया था ताकि इन तक कोई डायरेक्टली ना पहुंच सके। तो तमाम चीजों को जानना बेहद जरूरी है इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए। जी, तो सूरज ओझा बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। सूरज ओझा यही जानकारी देते हुए कि अब कल सुबह 11 बजे ईडी ने वर्षा राउत यानी संजय राउत की पत्नी को सम्मन भेजा है पूछताछ के लिए। वर्षा राउत को ईडी दफ्तर पहुंचना होगा। संजय राउत पहले से ईडी की गिरफ्त में है और पूछताछ उनसे चल रही है। 8 अगस्त तक उनकी ईडी रिमांड भी बढ़ा दी गई है। अब क्या पति पत्नी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, यही बड़ा सवाल। जो उनके खातों में बड़ा लंबा चौड़ा ट्रांजैक्शन पैसों का हुआ है, उसी को लेकर ईडी की जांच अब आगे बढ़ेगी। इस समय की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से आतंक पर करारा वार हुआ है और आतंकवाद पस्त भी हुआ है। कल 5 अगस्त को धारा 370 हटने के 3 साल पूरे हो रहे हैं और इन 3 सालों में आतंकवादियों को मुंह की खानी पड़ी है। लिहाजा आतंकवादी अब नए सिरे से बड़ी वारदात की प्लानिंग कर रहे हैं और जिसकी भनक हमारी खुफिया एजेंसियों को लग चुकी है। और बड़ी खबर इस समय की है कि खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सीमा पार बैठे आतंक के आका जम्मू और पंजाब में बड़ी कार्रवाई के फिराक में हैं। आतंकी संगठनों को जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर के इलाकों में बड़े हमले करने का आदेश मिला है और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के हुक्मरानों ने जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकवादियों को लगाई है फटकार। अब बड़े हमले के लिए कुछ महीने पहले ही बनाए गए आतंकी संगठन लश्कर-ए खालसा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 15 अगस्त का मौका है और 75 साल देश की आजादी के पूरे हो रहे हैं। ईडी को सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से पूछताछ करने के लिए घर जाना चाहिए। यह कहां देखा गया है? यह बात सही है
कि कांग्रेस पार्टी के लिए उनके नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी और गांधी परिवार संविधान से ऊपर हैं, लेकिन कोई आरोपी है तो हमारे देश का कानून यह कहता है कि उससे पूछताछ भी होगी और जो मुख्यालय होगा वही होगी। जो वीवीआईपी कल्चर कांग्रेस की सरकार में चलता था, यह बंद किया है तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है और आम जनता की यही चाहत है। मैं सबसे पहले कहूंगा कि आप शब्दवीर मत बनिए, आप तथ्यवीर बनिए। तथ्य ऐसे दीजिए जब जनता सुने तो कहे कि हां बात तो सही कही गई। और मेरा प्रयास इस मंच से केवल इतना है कि सबसे पहले मैं यह दिखाना चाहता हूं, निचली अदालत में आपको बेल मिली, वो बेल का ऑर्डर आपको एक आरोपी मानता है। 19 दिसंबर 2015 आप दिल्ली उच्च न्यायालय गए और इस प्रार्थना से गए कि जो मामला चल रहा है ये राजनीतिक द्वेष का मामला है, इसे समाप्त किया जाए, रद्द किया जाए। और मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि ये आदेश आज सुबह जब मेरे साथी ने प्रेस से वार्ता करी तो ये पढ़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला रद्द नहीं होगा, लेकिन एक लाइन में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लेके आया हूं, यह जरूर पढ़ूंगा और उसके बाद वो सवाल पूछूंगा जो जनता पूछ रही है। 12 फरवरी 2016 सर्वोच्च न्यायालय, पहले पृष्ठ पे क्या लिखा है? याचिकाकर्ता सोनिया गांधी जो एक्यूज्ड है, इन्होंने मांग करी मामला रद्द हो। सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा वो लाइन मैं जरूर पढ़ूंगा। Insofar as the determination rendered by the High Court in rejecting the prayer for quashing the proceedings against the petitioners is concerned, we find no justification in interfering therewith. हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है, क्या सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की आस्था नहीं है? क्या आपकी आस्था इस देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में नहीं है? ये बताइए जनता को। इसके बाद यह बात सर्वविदित है कि किस तरह से जो अब इस दुनिया में नहीं है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, गांधी परिवार के करीबी मोतीलाल वोरा जी पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। हमें तो कुछ पता ही नहीं है। जो भी किया मोतीलाल वोरा ने किया। मैं एक बात और प्रश्न उठाता हूं विधिक तौर पे, और इसका उत्तर राहुल गांधी अगर देंगे तो देश की जनता को अच्छा लगेगा। क्या यह सत्य नहीं है कि 38% की जो शेयर होल्डिंग है वो सोनिया गांधी की है और 38% की शेयर होल्डिंग जो है वो राहुल गांधी की है यंग इंडिया में? दोनों को जोड़िए 76%। और कानून यह कहता है कि 50% से ज्यादा 51% पे आपका कंट्रोलिंग स्टेक होता है। कंपनी द्वारा जो भी फैसला किया जाता है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर द्वारा किया जाता है। मेरा दूसरा सवाल, जब कंट्रोलिंग स्टेक राहुल गांधी और सोनिया गांधी का है और गांधी परिवार का है 76% से ज्यादा, तो ठीकरा फोड़ा जा रहा है एक ऐसे व्यक्ति में पर जो आज दुनिया में नहीं है।
तो वार पलटवार लगातार जारी है। राहुल गांधी ने आज मीडिया से कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी से डरूंगा नहीं। अब गौरव भाटिया जो है वो लगातार हेराल्ड केस में गांधी परिवार को घेरते हुए आपने सुना। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर इस समय की हमने जो आपको बताई थी कि कल 5 अगस्त को धारा 370 हटने के 3 साल पूरे हो रहे हैं और इन 3 सालों में आतंकवादियों को मुंह की खानी पड़ी है। और अब इन आतंकवादियों को इनके आकाओं ने जो कि पाकिस्तान में बैठे हैं जिम्मेदारी दी है कि हिंदुस्तान में कुछ दहशत फैलाओ। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। बड़ी खबर जिसके मुताबिक सीमा पार बैठे आतंक के आका जम्मू और पंजाब में बड़ी कार्रवाई की फिराक में है। ओम प्रकाश तिवारी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, इस खबर पर क्या अपडेट? शोभना, मैं आपको बता दूं, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इंटेलिजेंस ने कुछ आतंकवादी संगठन है उनके इंटरसेप्शन के, उन आतंकवादियों के बीच के इंटरसेप्शन के आधार पर जारी किया है, जिसमें आतंक के आका पाकिस्तान में बैठकर इन आतंकियों को फटकार लगा रहे हैं कि पिछले 3 सालों के दौरान वो कोई भी बड़ी वारदात धारा 370 के हटने वाले दिन यानी 5 अगस्त को नहीं कर पाए हैं। और इन आतंकी आकाओं की तरफ से कहा गया कि 5, 4, 5, 6 अगस्त या उसके आगे पीछे वाले दिन ये लोग कोई बड़ी सी बड़ी वारदात करें जिससे दुनिया का अटेंशन जम्मू कश्मीर और पंजाब की तरफ जाए। और ये भी कहा गया कि पंजाब के सीमावर्ती इलाके और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में कोई बड़ी आतंकी वारदात की जाए। मैं आपको बता दूं शोभना कि जब से धारा 370 लगा है 5 अगस्त 2019 से, तब तक 450 से ज्यादा आतंकवादी अभी तक सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिए हैं। और ये आतंकी संगठनों के एक बड़ा सेटबैक है। यही कारण है कि आतंकी संगठन चाहते हैं कि कोई बड़ी कार्रवाई इस बार अंजाम की जाए। जी शोभना। ओम प्रकाश तिवारी, दिल्ली में भी आज अलर्ट जारी किया गया आईबी का 15 अगस्त को देखते हुए। 5 अगस्त आप भी जानते हैं कि धारा अनुच्छेद 370 हटे हुए 3 साल पूरे हो रहे हैं। आतंकवाद को लेकर इस तरीके के बड़े इनपुट भी मिल रहे हैं। पुलिस का क्या एक्शन रहने वाला है, उनकी क्या रणनीति है सुरक्षा बलों की इस अलर्ट को लेकर, इस इन हमलों के थ्रेट को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, तमाम सुरक्षा बल हैं, चाहे वो पंजाब में हो, जम्मू कश्मीर में। पंजाब और जम्मू कश्मीर की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक वहां पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को सीमावर्ती इलाकों में लगाने के लिए कहा गया है। और विशेषकर जो लोकल इंटेलिजेंस है उसको ओवर ग्राउंड वर्कर्स पर निगाह रखने को कहा गया है, जिससे वो कहीं किसी की मदद तो नहीं कर रहे। राजधानी की दिल्ली बात करें तो यहाँ पर हर जगह जो भी संभावित स्थान है वहाँ पर पुलिस प्रेजेंस बढ़ा दी गई है। और जो संभावित निशाने हो सकते हैं वहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट 24 घंटे के लिए कर दिया गया है। ये तमाम, और चूंकि दिल्ली में 15 अगस्त पे इस साल 75वां महोत्सव मनाया जाना है, तो जो लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था है वो 4 लेयर के भीतर कर दी गई है। और आने वाले दिनों में सुरक्षा व्यवस्था और धीरे धीरे कड़ी होती चली जाएगी। शोभना, लश्कर ए खालसा, इसका नाम सामने आ रहा है क्योंकि ये एक नया आतंकी संगठन बना है जो कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के सपोर्ट से चल रहा है। ओम प्रकाश, आप भी जानते हैं, इसको लेकर क्या खास इनपुट है सुरक्षा एजेंसियों के पास? देखिए शोभना, आपको पता है कि लश्कर ए खालसा एक नया आतंकवादी गुट है, लेकिन पुरानी बोतल में नई शराब है। बिल्कुल आप उस तरह से कह सकती हैं, क्योंकि लश्कर ए खालसा भी उन्हीं आतंकवादी संगठनों का एक ग्रुप है। चूंकि इस संगठन को हाल फिलहाल में मनाया गया और इसके नाम पर अभी कोई बड़ी आतंकी वारदात दर्ज नहीं है। यही कारण है कि आतंकवादी संगठन चाहते हैं कि लश्कर ए खालसा कोई आतंकवादी की वारदात करें। जी ओम प्रकाश, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल टीम ने आतंकवाद को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। पहली बार यह खुलासा हुआ है कि आतंकवादियों ने अब टेरर फंडिंग के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SIA ने आतंकी गतिविधियों में डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के इस्तेमाल का खुलासा किया है। यानी आतंकवाद की अब नई करेंसी का जिक्र हो रहा है। SIA ने जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में छापेमारी की है। कुल 7 लोगों के घरों में तलाशी ली गई है, जिसके बाद पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि राज्य में आतंकवादियों को फंडिंग के लिए आतंक के आका अपने एजेंटे को बिटकॉइन में पेमेंट कर रहे हैं और फिर ये बिटकॉइन आतंकवादियों और अलगाववादियों के बीच बांटे जाते हैं। तो पाकिस्तान से बिटकॉइन से हो रहा है इन आतंकी संगठनों का, इन आतंकवादियों का पेमेंट और उसके बाद इन बिटकॉइंस को बांटा जाता है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा खुलासा, 3 जिलों में 7 जगहों पर पुलिस की छापेमारी, पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा में पुलिस की ये छापेमारी हुई है, जहां से ये बड़ा खुलासा हुआ है। टेरर फंडिंग में बिटकॉइन के इस्तेमाल का खुलासा सुरक्षा बलों के द्वारा किया गया है। पाकिस्तान से डिजिटल करेंसी की ये फंडिंग की जाती है। ISI की मदद से आतंक की नई करेंसी का इस्तेमाल खुलेआम हो रहा है। आतंकवादियों को, अलगाववादियों को बांटा जाता है ये बिटकॉइन। यानी ये जो आतंक की नई करेंसी है, पाकिस्तान इसका खुलकर इस्तेमाल कर रहा है। छापेमारी में बिटकॉइन के इस्तेमाल के सबूत सुरक्षा बलों के हाथ लगे हैं और पाकिस्तान से ही ये डिजिटल पेमेंट बिटकॉइन के रूप में खुलेआम चल रही है।
और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल में अलकायदा के बॉस के मारे जाने के बाद दिल्ली में आतंकी खतरा बढ़ गया है। अल जवाहिरी की मौत के बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। 15 अगस्त के मौके पर आतंकी हमले का अलर्ट है, लिहाजा लाल किले पर सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। खुद पुलिस कमिश्नर ने लाल किले पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया है। अलकायदा के मुखिया की मौत के बाद यह खतरा बढ़ गया है हिंदुस्तान में। 15 अगस्त का मौका है, भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल पूरे हो रहे हैं और 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, लिहाजा सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम कर रही है दिल्ली पुलिस। सुरक्षा में क्या कुछ है खास इस बार, इस पर देखिए हमारे संवाददाता मनोज वर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खुद कमिश्नर यहां पर मौजूद हैं। तमाम दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं लाल किले में, और लाल किले के अंदर 15 अगस्त को लेकर तैयारियां चल रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को देश को संबोधित करेंगे और खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर यहां पर पहुंचे हैं सुरक्षा का जायजा लेने के लिए। जो जायजा है वो सुरक्षा का यहां पर लिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर जो है काम यहां पर लगातार चल रहा है। आप यहां देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहां पर काम कर रहे हैं। स्टेज बनाने का काम चल रहा है और लोगों के बैठने के लिए भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंतजाम है वो किया जाएगा। और पिछली बार की तरह इस बार भी जो सामने की जो जगह है उसको कंटेनर से बंद कर दिया गया है, क्योंकि पिछली बार भी ये कॉल था कि जो कुछ असामाजिक तत्व हैं वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं, किसान आंदोलन यहाँ पर कर सकते हैं। और यही वजह है कि इस बार भी जो यहाँ पर कंटेनर से लाल किले के सामने को ढक दिया गया है। और खुद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सुरक्षा का जायजा तमाम आला अधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नर यहाँ पर खुद ले रहे हैं। अब जो तमाम आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, उनसे दिल्ली पुलिस कमिश्नर आपको बातचीत करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मैं आदर्श नायर के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो मनोज वर्मा की रिपोर्ट आपने देखी। खुद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जिन्होंने अभी 1 अगस्त को चार्ज लिया है वो सारे सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले रहे हैं और किले में तब्दील कर दिया गया है लाल किले को। आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल पूरे हो रहे हैं आजादी मिले हुए। 15 अगस्त के लिए चाक चौबंद सुरक्षा पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है लाल किले को। ये किलेबंदी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 7000 पुलिस के जो जवान हैं वो इस मौके पर तैनात रहेंगे लाल किले की प्राचीर से। 15 अगस्त को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की भी तैनाती की गई है। आसपास की इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। हर तरीके की तैयारी की गई है। 1000 हाई रेजोल्यूशन कैमरों से इस पूरे इलाके पर निगरानी रखी जाएगी। वीवीआईपी रूट्स पर ये सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। रूफटॉप पर स्नाइपर्स मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के लिए जो सुरक्षा का घेरा होगा वो 7 लेयर यानी 7 लेयर का वो सुरक्षा घेरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा लाल किले की प्राचीर से सुबह। और आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी को बड़ा आयोजन इस पूरे मौके पर किया जाएगा। तो ये सुरक्षा के जो इंतजाम है वो हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की, आला अधिकारियों की तस्वीर भी लगातार हम साथ ही आपको दिखा रहे हैं। खुद पुलिस कमिश्नर इस पूरे सुरक्षा इंतजाम पर नजर बनाए हुए हैं। और मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर इस समय की बता दें। अलकायदा चीफ अल जवाहिरी की मौत पर पहली बार तालिबान ने अपना मुंह खोला है। तालिबान ने बयान जारी कर अल जवाहिरी की मौत की पुष्टि की है। तालिबान ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि अल जवाहिरी कैसे काबुल पहुंचा, लेकिन अमेरिकी मिसाइल स्ट्राइक दोहा समझौते का उल्लंघन है। तो कहीं ना कहीं तालिबान सरकार ने अपना कड़ा रुख जताया है। हालांकि हैरानी होती है जब तालिबान इस तरीके के नियम कायदे कानून की बात करता है, लेकिन जवाहिरी की मौत पर यह भी कहना है तालिबान सरकार का कि हमें नहीं पता कि अल जवाहिरी काबुल कैसे पहुंचा, लेकिन दोहा संधि का उल्लंघन अमेरिका के द्वारा किया गया है। जिस तरीके से अमेरिकी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया अल जवाहिरी के खात्मे के लिए। तो जवाहिरी की मौत पर तालिबान ने अब बयान दिया है। प्रणय उपाध्याय ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं हमसे। प्रणय उपाध्याय, अल जवाहिरी की मौत को लेकर अब तालिबान ने अपना मुंह खोला है और ये कह रहे हैं कि साथ दोहा संधि का उल्लंघन है और उन्हें नहीं पता कि अल जवाहिरी काबुल कैसे पहुंचा। इस पर क्या विश्वास किया जा सकता है? देखिए शोभना, आप अच्छी तरह से समझती हैं इस पूरे मामले की पेचीदगी को भी, क्योंकि ये पल्ला झाड़ने की कोशिश फिलहाल ज्यादा नजर आ रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो पहला बयान
दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति से पहले ही भी तालिबान की तरफ से आया था, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई थी कि ड्रोन अटैक हुआ है काबुल के शेरपुरा इलाके के अंदर, और ये शेरपुरा इलाके में हुआ है, ये भी तालिबान के बयान से ही सामने आया था। लेकिन अल जवाहिरी मारा गया है, इसको लेकर जब सवाल उठने लगे तो भी देखिए आप स्पष्टीकरण का जो पहला बयान है वो तालिबान की तरफ से आया है। दोहा समझौते का जहां तक मसला है कि दोहा समझौते के मामले में अमेरिका कह रहा है कि एक आतंकवादी को पनाह देना दरअसल दोहा समझौते का उल्लंघन है, और तालिबान ने कहीं न कहीं उसकी नाक के नीचे अगर अल जवाहिरी काबुल के अंदर पाया जाता है, जिससे अमेरिकी ड्रोन हमले के अंदर 31 जुलाई को उसे मारा गया, तो ऐसे में ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये सवाल उठाता है कि किस तरीके से तालिबान के अपने गढ़ में यानी काबुल में किस तरीके से पहुंचा अल जवाहिरी, और अगर वो वहां था तो तालिबान का ये बयान ये भी दिखाता है कि किस तरीके से पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है, यानी तालिबान के अपने फैक्शंस के अंदर अपने गुटों के बीच में जो आपसी खींचतान है वो भी कहीं न कहीं इस बयान से जाहिर होती है। तो चलिए मातृभूमि में सुर्खियों के बाद आगे बढ़ते हैं। खबर अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी से जुड़ी हुई। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन का शक्ति प्रदर्शन तेज हो गया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन ने 2 घंटे के दौरान ताइवान की समुद्री सीमा में 11 डोंगफेंग मिसाइल्स दागी हैं। ताइवान ने चीन के इस कदम की निंदा की है। लगातार ताइवान ये कह रहा है कि यूएन के नियमों का उल्लंघन चीन के द्वारा लगातार किया जा रहा है। 2 घंटे में 11 मिसाइल्स हमारी समुद्री सीमा में दागी गई हैं। ये ताइवान का बड़ा बयान आया है। नैन्सी पेलोसी तो लौट गई हैं ताइवान से, लेकिन चीन ने इस दौरे के ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। चीन का लगातार यही कहना था कि यह हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी है, इसके गंभीर परिणाम ताइवान को भुगतने पड़ेंगे। और अब ताइवान ने यह दावा किया है कि 2 घंटे में 11 मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल्स चीन के द्वारा दागी गई। समुद्री सीमा में इन मिसाइल्स को दागा गया। 2 घंटे में 11 मिसाइल। और ताइवान लगातार ये कह ही रहा है कि यूएन नियमों का उल्लंघन चीन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन चीन ये कह रहा है कि अमेरिका के नैन्सी पेलोसी का ये जो दौरा है इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लगातार सैन्य अभ्यास भी चल रहा है ताइवान की सीमा पर चीन का, और 2 घंटे में 11 मिसाइल्स दागी गई ताइवान के द्वारा। तो क्या चीन अब ये कहेगा कि ये सैन्य अभ्यास का हिस्सा है या नियमों का उल्लंघन चीन के द्वारा लगातार किया जा रहा है, डराने और धमकाने की कोशिश ताइवान को? तो एक तरफ चीन ताइवान को धमका रहा है तो ताइवान भी झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। दोनों ओर से प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी किए जा रहे हैं और अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि चीन लगातार इस पूरे विजिट को नैन्सी पेलोसी, जो कि कांग्रेस स्पीकर है अमेरिकी, उनकी पूरे विजिट को अपने आंतरिक मामलों में दखलंदाजी मानता है। चीन ने लगातार खड़ा रुख अपनाया जब से यह खबर मिली कि नैन्सी पेलोसी का दौरा होने वाला है। नैन्सी पेलोसी का दौरा जरूर सफल रहा ताइवान का, लेकिन उसके बाद से आप देख सकते हैं चीन का शक्ति प्रदर्शन, ताइवान अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। स्थिति तनावपूर्ण है दोनों ही देशों के बॉर्डर पर, और चीन ने पहले ही कहा था कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और अब ताइवान कह रहा है कि चीन ने 2 घंटे में 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। चीन का शक्ति प्रदर्शन, ताइवान का शक्ति प्रदर्शन, स्थिति तनावपूर्ण। जैसा कि पहले भी यह आशंका जताई जा रही थी तमाम रक्षा विशेषज्ञों के द्वारा कि नैन्सी पेलोसी तो लौट जाएंगी, लेकिन ताइवान बहुत कमजोर देश है चीन की सैन्य शक्ति के सामने, तो कहीं ऐसा ना हो कि खामियाजा जो है वो ताइवान को भुगतना पड़े। नैन्सी पेलोसी ने यह कहा कि हम ताइवान के लोकतंत्र का साथ देते हैं, हम हमेशा ताइवान के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन चीन इस बात को सुनने को तैयार नहीं। और ये ताइवान का शक्ति प्रदर्शन आप देख सकते हैं, सड़कों पर दौड़ते हुए ये टैंक, उधर बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल चीन के द्वारा किया जा रहा है। और इधर ताइवान में ये शहरों के बीच की तस्वीर, टैंक्स के साथ ये जवान सेना के, तो सैन्य शक्ति प्रदर्शन दोनों ही देशों के द्वारा किया जा रहा है। पूरा जो सीमा है ताइवान की उसको चीन ने घेर रखा है युद्धाभ्यास के नाम पर। और आज ताइवान ने यह दावा किया है कि 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं चीन के द्वारा। और इसी खबर से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ताइवान की घेराबंदी कर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है चीन।
ताइवान की सीमा के काफी करीब तक पहुंच गया है। कुछ जगहों पर ताइवान के तट से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर मिसाइल दागी जा रही हैं। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने यह साफ किया है कि यह मिलिट्री एक्सरसाइज नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के विरोध में की जा रही है। तो हमारी समुद्री सीमा में मिसाइल दागी जा रही हैं। ताइवान के करीब उड़ते हुए ये अटैक हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें आप देखिए, तनाव का अंदाजा लगाइए। लगातार चीन की धमकी ताइवान को मिल रही है और ये ताइवान सीमा के करीब उड़ते हुए अटैक हेलीकॉप्टर्स चीन के बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी जा रही हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स से पूरी सीमा को घेरा जा रहा है। कुल मिलाकर चीन धमकाने की, डराने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है ताइवान को। ताइवान है कि झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताइवान में भी लगातार सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है और इधर चीन भी अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। तो ये तस्वीरें उस तनाव को बयान करती हुई जो नैन्सी पेलोसी के बाद ताइवान और चीन के बीच खड़ा हो गया है। नैन्सी पेलोसी ने भी अपने भाषण में कहा कि वन चाइना पॉलिसी से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन किसी देश के ऊपर कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान के पास मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा चीन पहली बार DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करने वाला है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक ये मिसाइल ताइवान के ऊपर से भी गुजरेगी। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन लगातार आक्रामक रुख दिखा रहा है और अब वो हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ युद्धाभ्यास करने वाला है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल भी चीन करने वाला है। वो ताइवान की हवाई सीमा से ऊपर से गुजरेगी। प्रणय उपाध्याय ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। प्रणय, ये तनाव है कि लगातार बढ़ता जा रहा है। नैन्सी पेलोसी तो चली गई और ऐसा रक्षा विशेषज्ञों के द्वारा जिसे कहा जाए अंदेशा भी जताया जा रहा था कि वो तो चली जाएंगी, लेकिन खामियाजा जो है वो ताइवान को भुगतना पड़ सकता है। और चीन लगातार डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है, अटैक हेलीकॉप्टर्स सीमा में उड़ा रहा है। न केवल डराने धमकाने की शोभना, बल्कि चीन की पूरी कोशिश इस चीज को लेकर है कि वो ताइवान को इस चीज का सबक सिखाए कि आगे इस तरीके की चीजें ना हो पाए। क्योंकि नैन्सी पेलोसी आपको पता है कि ये कह के गई हैं कि आगे भी इस तरीके की विजिट्स का सिलसिला जो है वो बरकरार रहेगा और ये चीन के लिए अब नाक का सवाल हो गया है। जिस तरीके से आप देख रही हैं मिसाइल फायरिंग, चीन वो जगह जहां से आमतौर पर सोशल मीडिया पे चीजें बड़ी रेगुलेट होकर पोस्ट होती हैं, वहां से इस तरीके से हथियारों के वीडियोज आ रहे हैं, जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट के वीडियोज आ रहे हैं। फुजियान के अंदर ये जो DF-16 मिसाइल जिसका आप विजुअल दिखा रही हैं, ये जो विजुअल हैं, इसके पहले DF-16 और DF-17 मिसाइल्स जो हैं वो किस तरीके से ले जाई जा रही हैं वाहनों में, इसके वीडियोस सामने आए। जाहिर तौर पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, सैन्य ताकत के जरिए कहीं ना कहीं ताइवान को धमकाने की कोशिश पूरी तरह से चीन करता हुआ नजर आ रहा है। और ये दुनिया के लिए चिंता का सबब इसलिए भी है शोभना, क्योंकि एक ये नया फ्लैश पॉइंट बनता चला जा रहा है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका का सैन्य डिप्लॉयमेंट है इस पूरे इलाके के अंदर, अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा इसी इलाके में सक्रिय है। अभी भी जो अमेरिकी युद्ध विमान वाहक पोत हैं वो इस पूरे इलाके में तैनात हैं और साथ ही यहां पर पूरी चारों तरफ जिस तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है, चाहे J-20 स्टेल्थ फाइटर प्लेन्स हो, J-16 हो, J-17 हो, J-11 हो, ये तमाम जो लड़ाकू विमान हैं इनके साथ ताइवान की हदें लांघने की कोशिश लगातार हो रही है। और साथ ही जो घेराबंदी करके 6 पॉइंट्स के ऊपर ताइवान के इर्द गिर्द सैन्य अभ्यास हो रहा है। जी, बड़ी खबर, आसियान देशों ने चीन की इस मिलिट्री ऑपरेशन जो है, ये जो सैन्य अभ्यास है, इसका विरोध किया है। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन का शक्ति प्रदर्शन तेज हो गया है। लगातार जो तमाम देश हैं वो विरोध भी कर रहे हैं इस तरीके की मिलिट्री एक्सरसाइज का। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन ने 2 घंटे के दौरान ताइवान की समुद्री सीमा में 11 डोंगफेंग मिसाइल्स दागी है। ताइवान ने चीन के इस कदम की निंदा भी की है। तो समुद्र में आप देख सकते हैं चीनी जो जहाज हैं उनकी गश्त चल रही है। हमारी समुद्री सीमा में मिसाइल्स दागी गई, ये ताइवान कह रहा है, 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं। तो ताइवान पर लगातार तनातनी जारी है नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ही। चीन इसको अपने इंटरनल मैटर्स में, अपने आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कहता है। हालांकि अमेरिका कहता है कि हम ताइवान के लोकतंत्र को सहयोग करते हैं, लोकतंत्र के साथ खड़े हुए हैं। ताइवान कहता है कि हम चीन की वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा नहीं बन रहे। तो हमारी समुद्री सीमा में मिसाइल्स दागी जा रही हैं। ये ताइवान का बड़ा दावा दोनों ही देशों के द्वारा शक्ति प्रदर्शन इस समय चल रहा है। 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, सुपरसोनिक मिसाइल्स,
ये सब कुछ इस समय ताइवान और चाइना के बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। साउथ चाइना सी में हलचल बेहद तेज है। तो ताइवान का भी शक्ति प्रदर्शन, चीन का भी शक्ति प्रदर्शन। और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार दिल्ली के जामिया कैंपस में आयोजित एक सेमिनार में पहुंचे थे, जहां उनका विरोध हुआ। विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। इंद्रेश कुमार मोदी @20 ड्रीम्स मीट मी डिलीवरी पर चर्चा करने के लिए बतौर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक के रूप में आमंत्रित किए गए थे, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे, जामिया पहुंचे आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, तो उनका जमकर विरोध हुआ, नारेबाजी की गई। अनुशासनहीनता छात्रों की देखने को मिली जामिया में। तो एक कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे थे इंद्रेश कुमार जी। मोदी @20 ड्रीम्स मीट मी डिलीवरी पर चर्चा करनी थी, लेकिन जब जामिया पहुंचे आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, तो सुनिए आप नारे सुनिए। तो गो बैक के नारे लगाते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र जामिया यूनिवर्सिटी आज पहुंचे। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, एक कार्यक्रम का उनको हिस्सा बनना था, लेकिन उनके पहुंचते ही ये नारेबाजी शुरू हो गई। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।